ग्रेविटेशन के लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था, पाथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि अगर किसी पार्टिकल को हमने अर्थ सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर दिया तो वहाँ पर उसका पाथ क्या आएगा। लॉजिकल बात है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्योंकि जब हम पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसकी कोई भी स्पीड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने 11th में मैकेनिक्स में भी सीखा था कि अगर पार्टिकल के पास कोई स्पीड नहीं है देन इट विल ऑलवेज ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने ऐसे छोड़ दिया, तो एक्सेलरेशन सिर्फ कहाँ है और कोई स्पीड है नहीं, तो क्या बात हो सकता है इसका, स्ट्रेट लाइन। सेकंड हमने देखा था कि अगर हमने पार्टिकल को √2gmp/r से प्रोजेक्ट कर दिया तो पाथ होगा इसका पैराबोलिक। ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे, आपने लास्ट में भी देखा होगा। उससे बोला था एस्केप वेलोसिटी, मतलब अगर मुझे किसी भी प्लैनेट से एक ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंक देंगे, कितनी स्पीड से, √2gmp, gmp मतलब मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन r। r क्या है, सेंटर से वो हाइट जहां से फेंक रहे हो आप पार्टिकल को, तो इस पार्टिकल का पाथ आएगा प्रोजेक्टाइल, सॉरी पैराबोलिक। ठीक है यहाँ तक, ओके। इससे पहले हमने एक चीज सीखी थी, ऑर्बिटल स्पीड, कि अगर हमने पार्टिकल को एक, याद है सैटेलाइट पढ़ा था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वहां पर उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी। ऑर्बिटल स्पीड आई थी √gmp/r, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द सैटेलाइट आया था, है ना। तो इसमें थर्ड केस कि अगर पार्टिकल की स्पीड v इज इक्वल टू √gmp/r हो, मतलब अगर पार्टिकल को आप प्लैनेट के सेंटर से इतनी स्पीड से, ये v से आप प्रोजेक्ट करोगे, तो सोचो पार्टिकल का ये स्पीड कब आई थी, जब प्लैनेट यहाँ होता था और सैटेलाइट इसके चारों तरफ मूव कर रही थी सर्कुलर पाथ में। तो अगर मैंने इस पार्टिकल को इतनी स्पीड दी तो पार्टिकल का पाथ क्या आएगा, इसका पाथ आएगा सर्कुलर पाथ। क्लियर है। तुम्हारे बेसिकली तीन केस हो गए, कौन कौन से, एक तो पार्टिकल की स्पीड 0 है तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा अगर पार्टिकल की स्पीड √2gmp/r से r है तो इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल का पाथ होगा पैराबोलिक, और थर्ड केस अगर स्पीड √gmp/r के इक्वल है, 2 यहाँ पर लगा दोगे तो पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। बट अगर 2 हटा दिया तो ये कौन सी स्पीड होती थी, सॉरी 2 हटा दी तो ये कौन सी स्पीड हो जाएगी, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड। और ऑर्बिटल स्पीड में पार्टिकल कैसा पाथ लेता है, सर्कुलर पाथ। यहाँ पर पाथ क्या आ जाएगा, सर्कुलर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें फोर्थ केस, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पार्टिकल की स्पीड ग्रेटर देन हो gmp/r से, मतलब इससे तो ज्यादा है, तो पार्टिकल का पाथ क्या नहीं हो सकता, सर्कुलर तो नहीं होगा, और लेस देन है √2gmp/r से। मतलब अगर ये स्पीड होती थी तो पार्टिकल का पाथ क्या होता था, पैराबोलिक, और ये स्पीड है इसके इक्वल तो पार्टिकल का पाथ क्या होता था, सर्कुलर मोशन। अब हमने स्पीड दी इससे तो ज्यादा, तो सर्कुलर नहीं हो सकता, और इससे कम मतलब ये इन्फिनिटी पे भी नहीं जा सकता। तो जो हमारा सैटेलाइट होगा वो प्लेनेट का चक्कर तो लगाएगा, बट किस पाथ में, ना तो सर्कुलर और ना ही पैराबोलिक। ऐसा पाथ जो इन दोनों बीच में होगा उस पाथ को बोलते हैं एलिप्स। पाथ विल बी एलिप्स। अब ये एलिप्टिकल पाथ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एलिप्स के बारे में समझते हैं। तो आप इसी के नीचे स्टार मार्क करके नोट कर लेना, जनरल डिस्कशन एट एलिप्स। बहुत नॉर्मल सा डिस्कशन है, बट वो कंप्लीट करेंगे तभी ये जाके हमारा सेगमेंट समझ आएगा, आगे भी काम आएगा ये, है ना। तो आप हेडिंग नोट करो, जनरल डिस्कशन एट एलिप्स। ठीक है, अब जैसे हमारा सर्कल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, उसी तरह हर एक का क्या होगा, शेप होगा। यहाँ पैराबोला पढ़ा था हमने, है ना, दो टाइप के, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। इसी तरह इलिप्स भी एक चीज होती है। इलिप्स में क्या होता है, ये इस टाइप से होता है, ना तो ये सर्कुलर पाथ है और ना ही ये एग्जैक्टली पैराबोलिक पाथ है। थोड़ा सा और सही से बना लेते हैं इसको।
इस तरह से। ठीक, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये एक्सिस होती है जो बड़ी होती है, और एक एक्सिस यहां से। तो जो बड़ी एक्सिस होती है उसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और जो स्मॉलर एक्सिस होती है उसे बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक, ये हाइट अगर हमने b मान ली तो सोचो सेमी मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, 2b इतना, और ये हमने लेंथ मान ली अगर a, तो सेमी मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, ये आप पहले नोट करो या एक साथ नोट कर लें जब कंप्लीट हो जाए। तो ये एलिप्स का शेप होता है, ये दो एक्सिस होती हैं, इसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसे बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने a बोल दिया, ये भी डिस्टेंस कितना हो गई a, ये हाइट a और ये भी हाइट b। अब सर्कल में जैसे कितने सेंटर होते थे, एक, इसी तरह से इलिप्स में दो सेंटर होते हैं और उनको बोलते हैं फोकस, है ना। आप ये सारी बातें अपने वर्ड्स में नोट भी करते जाओ कि सेंटर में जिस तरह एक सेंटर में सर्कल में एक जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर, बीच में लेते हैं। इसमें दो सेंटर होते हैं और उन सेंटर्स को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और दो सेंटर का लोकेशन एक तो ये होता है और एक ये होता है, इनको बोलते हैं F1 और F2। F1 F2 किसी को भी F1 F2 नाम दे सकते हैं, इन्हें बोलते हैं फोकस। ठीक है, और क्या बताना, हाँ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स होती है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर सेंटर अगर कहीं और है तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई में, वो छोड़कर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है। इसी तरह से इसमें b और a, सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती हैं उनमें एक रिलेशन होता है, b इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, वेयर e इज एसेंट्रिसिटी। ऐसी टर्मिनोलॉजी है, हमारे किसी काम में नहीं आएगी, बट ठीक है, याद होनी चाहिए क्या चीज़ होती है। मैथ्स वाले स्टूडेंट को पूरा चैप्टर तो पढ़ाया जाएगा। ई यहाँ पर क्या होता है, एसेंट्रिसिटी, बी और ए तो आप पहले से जानते ही। ठीक, यहां से ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ होती है ए ई, और क्या बताना है, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगी अपनी, ये तो ए है, ठीक है, ये लेंथ अपने मान ली ए। ये लेंथ यहाँ से जो मिडिल पॉइंट होता है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहां से एक फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए ई। ठीक, और हाँ, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। अच्छा, इस चीज को वैसे भी थोड़ा सा लॉजिक सोच सकते थे। सोचो अगर मैं ए और बी को इक्वल कर दूं तो ये इलिप्स ही क्या बन जाएगा, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू बी रखो तो देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर या पाई बी स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ओके, और एक बार इलिप्स कंप्लीट हो जाए फिर रिवाइज करा लेंगे। इसमें दो पॉइंट्स लेते हैं जो हमारे डिस्कशन का पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट जो फोकस, मान लो अगर आपका प्लैनेट यहाँ पर है, इस वाले फोकस पर F1 पर, और सैटेलाइट यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी। और ये जो दूर वाला, इससे ये मान लो हमारा फोकस, हमने F1 को फोकस माना, इस फोकस से सैटेलाइट इस जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इसको बोलते हैं एपोजी। ठीक, दो पॉइंट आपको, अगर सर इसे अगर हमारा प्लैनेट इस पॉइंट पर हुआ तो इस पॉइंट पर होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, पेरिजी, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, एपोजी। तो हमारा जो प्लैनेट होगा वो प्लैनेट कहाँ प्रेजेंट होगा, इलिप्टिकल पाथ के किसी भी एक फोकस पर। तो अगर, और सैटेलाइट कहाँ घूम रहा होगा, सैटेलाइट घूम रहा होगा इलिप्टिकल पाथ पर। तो अगर हमने इस फोकस को लिया और हमारा सैटेलाइट इस पॉइंट पर है, ये वाले पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पेरिजी। और दूर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, सबसे दूर पॉइंट कौन सा होगा, इससे प्लैनेट का सबसे, सैटेलाइट किस पाथ पे मूव कर रहा है, सैटेलाइट इस पे,
तो सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला। तो फोकस से मतलब प्लैनेट से सबसे दूर वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है। उस पॉइंट को नाम क्या देंगे, एपोजी। ठीक है, पास वाले पॉइंट को पेरिजी और सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाले को एपोजी। ठीक, लॉजिकली सोचो, ये डिस्टेंस टोटल ए है, ये ए ई है, तो फोकस से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ए माइनस ए ई। इसे भी लिख सकते हैं ए 1 माइनस ई। मतलब फोकस से पेरिजी की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी ए इंटू 1 माइनस ई। और ये तो समझ में आ रहा है कि अगर ये ए है और ये ए ई है तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी ए 1 प्लस ई। इतनी बातें एलिप्स के बारे में हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए। एक बार वापस से रिवाइज कर लो कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले एलिप्स का शेप पता है, एलिप्स में कितने फोकस होते हैं, कितने सेंटर होते हैं, 2। उनको क्या बोलते हैं, फोकस F1 और F2। फिर सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस, ये लेंथ हमने ले ली। जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से लास्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर आया b इज इक्वल टू a इंटू √1 माइनस ई स्क्वायर वेर ई इज द एसेंट्रिसिटी। और एसेंट्रिसिटी से सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना, कभी कभार क्या होता है एसेंट्रिसिटी दे दे और आपको a दे दे तो अपने को b निकालने की जरूरत, बायो के स्टूडेंट को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स में ही काम आएगा ये। एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है, पाई ab। ठीक है, बाकी तो ये सारी कैलकुलेशन बता दी। इंटरसेक्शन पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस कितना लेते हैं, ए ई। तो जाहिर सी बात है जो फोकस से पेरिजी की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ए 1 माइनस ई। और एपोजी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए 1 प्लस ई। ठीक है, तो इतना नॉलेज अपने को याद रखना है। स्क्रीन स्टॉप कर इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ में क्या आ गया कि अगर पार्टिकल की स्पीड √gmp/r से कम, सॉरी से ज़्यादा, और √2gmp/r से कम है तो पार्टिकल कैसा पाथ लेगा, हमारा जो पार्टिकल होगा वो पाथ लेगा एलिप्टिकल पाथ लेगा। और हमारा जो प्लैनेट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, किसी भी एक फोकस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो ये हमारा सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन पाथ देख लिया, फिर हमने पैराबोलिक पाथ देख लिया, फिर हमने देख लिया एलिप्टिकल पाथ भी हो गया, सर्कुलर पाथ भी हो गया। अच्छा, अगर पार्टिकल की स्पीड, कौन सा केस है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ केस है, अगर स्पीड ग्रेटर देन √2gmp/r हुई, इससे ज्यादा एग्जैक्ट होती थी तो पैराबोलिक पाथ, बट अगर इससे भी ज्यादा स्पीड से फेंका आपने तो पाथ विल बी हाइपरबोलिक। ये कम चांस है पूछा जाए, बट फिर भी अपने को तो सारी पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो एक ये पाथ होता है। 6 के लिए आप अभी जगह छोड़ दो, ये आपको सोचना है और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो जो कौन सा केस रह गया है, सारे केस हमने पढ़ लिए, बस एक केस रह गया है कि अगर पार्टिकल की स्पीड ग्रेटर देन 0 हो बट इट इज लेस देन √gmp/r। तो आपको सोचना है कि पार्टिकल का पाथ क्या हो सकता है। ठीक है, आंसर बता दूं, फिर आप सोचो फिर बताना। आप व्हाट्सएप करना कि ये पाथ हो सकता है, और ये थोड़ा सा बस 1-2 लाइन छोड़ देना या 4-5 लाइन छोड़ देना, 5 लाइन छोड़ देना, मैं बता दूंगा क्या होता है। खुद सोचना है क्या करना, कहीं से देखना नहीं, यहाँ पे HCV देख लो या कहीं से, आपको खुद फील करना है इसको। ठीक है, तो ये अपने सारे पाथ पॉसिबल थे, कितने कितने हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आप स्क्रीन स्टॉप करे, इसे नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो। तो अभी तक हमने क्या माना था, अभी तक हमने माना था कि जो हमारा सैटेलाइट है वो प्लैनेट के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। बट अब हमें सच्चाई पता चल गई कि रियलिटी में हमारा जो हमारे अर्थ का भी मोशन है वो अर्थ का मोशन कैसा है, वो एक सर्कुलर पाथ न लेते हुए एक इलिप्टिकल पाथ लेता है। ठीक है, उस इलिप्टिकल पाथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे लिए डिस्कशन का काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो अब स्टार मार्क करके नोट करो। मोशन ऑफ द सैटेलाइट एट इलिप्टिकल पाथ, और इस पर जेई एडवांस लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और पहले भी आ चुके हैं, जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता तब भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो जेई मेंस में इसके ऊपर आ ही सकते हैं।
तो हमने क्या देखा था कि हमारा बेसिकली इस तरह से ये एक अपना इलेप्टिकल पाथ हो गया, ये अपना सेमी माइनर एक्सिस, ये अपना सेमी मेजर एक्सिस। किसी भी एक पॉइंट पर हमारा प्लैनेट प्रेजेंट होगा, किसी भी एक फोकस पर, मान लो यहाँ पर है, इस तरह से अपना ये प्लैनेट हो गया, ठीक। और हमारा सैटेलाइट यहाँ पर इस पूरे पाथ को फॉलो करते हुए मूव करेगा। मान लो यहाँ पर स्पीड हमने मान ली v1 है। कौन सा पॉइंट था ये? पेरिजी। और ये डिस्टेंस वाला पॉइंट, जैसे हमने इस पे स्पीड मान लो हमने v2 मान ली, इस पॉइंट को नाम दे दिया एपोजी, ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे। आप ये बताओ कि जब ये सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, ये जो सैटेलाइट मूव कर रहा है इस तरह से, इस सैटेलाइट के लिए अगर देखा जाए तो इस सैटेलाइट पे हवा में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कोई फोर्स तो लग ही नहीं सकता ना। तो ये अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स चाहे ये यहाँ पर पेरिजी पे प्रेजेंट हो, चाहे एपोजी पे प्रेजेंट हो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर प्रेजेंट हो, कहीं पर भी यहाँ प्रेजेंट हो सपोज, तो यहाँ पर इस पर जो भी फोर्स लग रहा होगा, क्या वो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लग रहा होगा? मान लो यहाँ पर कोई रैंडम स्पीड v है, तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ इस पॉइंट पर है तो ऐसे, इस पॉइंट पर है तो ऐसे लग रहा होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क कर रहा होगा। मतलब अगर मैं इस प्लैनेट के सेंटर के अबाउट देखूं तो इस सैटेलाइट पर टॉर्क क्या है? टॉर्क क्या चीज होती थी? आर। अगर मैं इस पॉइंट पर आर पूछूं तो आप क्या बोलोगे? यहां से लेके, इसके सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर वेक्टर। और फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स तो ऐसे लग रहा है, तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। आर क्या चीज होती थी? आर यहां से जिस पॉइंट के अबाउट निकालना टॉर्क, मतलब मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात कर रहा हूं, इस सेंटर के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, तो आर क्या हो जाएगा? आर यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा, आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और फोर्स कहाँ लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर। तो सोचा जाए तो आर और एफ में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। मतलब टॉर्क होता था आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, दोनों की जो एंगल कितना? 180। तो टॉर्क क्या हो गया? 0। मतलब सेंटर के अबाउट, प्लैनेट के सेंटर के अबाउट टॉर्क हमेशा क्या होगा? और 0। और याद है टॉर्क 0 होता था तो क्या चीज कंजर्व होती थी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता था। तो आप स्टार मार्क करके पॉइंट नोट करो, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। मतलब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा ना कि हमारा पार्टिकल, हमारा सैटेलाइट इलेप्टिकल पाथ में मूव करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता था हमें पता है, m1 v1 r1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसका तो मास चेंज हो गई नहीं, तो हम ऐसे लिख देते हैं mvr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब अगर सैटेलाइट का मास हमने m1 मान लिया तो हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं? सोचो कि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, तो इस पॉइंट पर अगर इस डिस्टेंस को नाम दे दिया जैसे r1, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया गया r2। r1 का वैल्यू आप जानते हो, r1 का वैल्यू किसके इक्वल होता था? r1 इज इक्वल टू a1 माइनस ई, और r2 का वैल्यू a1 प्लस ई। तो और इस पॉइंट को हमने कुछ रैंडम डिस्टेंस दे दिया r, यहाँ पर रैंडम स्पीड मान ली v, और r वेक्टर को जैसे ये r वेक्टर हो गया और उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो इस रिलेशन की वजह से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर नोट कर लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ m1, यहाँ पर r और v में एंगल कितना है? v ऐसे है और r ऐसे है, तो r और v में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसी तरह से r, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग r क्या होगा इस पॉइंट के लिए? इधर, और v नीचे, तो दोनों एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2
एंड इट विल बी इक्वल टू, सॉरी m1 मास तो वही रहेगा, m1 VR sin थीटा। क्लियर है? क्या लिख सकते हैं? m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2, सॉरी m2 नहीं, m1 मास ऑफ द सैटेलाइट तो वही रहेगा, m1 v2 r2 इज इक्वल टू m1 vr sin थीटा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, m1 v1 r इज इक्वल टू m1 v2 r2 इज इक्वल टू m1 vr sin थीटा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। क्लियर है? चलो ये नोट कर लो, स्क्रीन स्टॉप करके इसके आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय।